ससुर था ही ऐसा कि छुटे ही मैं पिघल जाती। वो भी तब जब पति घर में नहीं होता। और ससुर पूरी तरह नोचता। पति था भी तो कमजोर। उससे कुछ होता जाता तो था नहीं, इसलिए हमेशा काम पर बिजी रहता था। और ससुर घर में उसके काम पूरा करते। ये सब कैसे और कब शुरू हुआ और हमने मिलकर क्या क्या किया, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महुआपुर में, जहां हर घर की दीवारें भी कहानियां सुनाती थीं, वहीं एक पुराना सा घर था। चौधरी हवेली। यहां रहते थे रामलाल चौधरी, गांव के सबसे पुराने और सबसे ताकतवर परिवारों में से एक के मुखिया। उम्र होगी कोई 55 के आसपास, लेकिन जिस्म अभी भी जवानों को मात देता था। छाती चौड़ी, बाहें पत्थर सी सख्त, और आंखों में एक अजीब सी चमक। गांव वाले उन्हें हटा कटा ससुर कहते थे। कोई सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, पर पीठ पीछे सब जानते थे कि रामलाल में कुछ तो बात है। कुछ ऐसा जो आम इंसानों में नहीं होता। रामलाल का बेटा गोविंद उसके बिल्कुल उल्टा था। दुबला पतला, शांत स्वभाव, शहर की पढ़ाई लिखाई से थोड़ा नर्म दिल और थोड़ी झिझक भरी सोच। रामलाल हमेशा उसे देखकर नाक सिकोड़ता। क्या मर्द बना है, एक मच्छर भी काट ले तो बुखार में पुडी डी की जाए, ओसा जाए। पर फिर भी एक बाप होने के नाते उसने बेटे की शादी धूमधाम से करने की ठानी। शादी हुई। लड़की थी राधिका, विया का बनारस की, सुंदरता की मिसाल, पर आंखों में एक तीखी चिंगारी। चाल में ऐसा ठहराव था कि हर कोई उसे देखकर कुछ पल रुक जाता। लेकिन उससे भी ज्यादा खास थी उसकी बुद्धि और समझदारी। रामलाल ने पहली बार जब राधिका को देखा तो नजरें कुछ पल के लिए अटक गईं। उसके अंदर कुछ हिला था, पर वो इसे जाहिर नहीं होने देना चाहता था। शादी की पहली रात गोविंद कमरे में चुपचाप बैठा था। राधिका ने कुछ देर इंतजार किया, फिर खुद ही बोल पड़ी। क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? गोविंद ने निगाहें झुका लीं। बस थोड़ा नर्वस हूं। राधिका मुस्कुराई। तुम्हारा चेहरा देखकर लग भी रहा है। गोविंद की चुप्पी और कांपते हाथों से राधिका ने धीरे धीरे समझ लिया कि उसका पति वैसा नहीं है जैसा आम मर्द होते हैं। वो शारीरिक रूप से कमजोर ही नहीं, मानसिक रूप से भी बहुत दब्बू था। उस रात कुछ नहीं हुआ, और अगले कुछ हफ्तों में भी नहीं। राधिका के मन में सवाल उठने लगे। एक औरत को प्यार चाहिए, स्पर्श चाहिए, और एक साथी चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो। लेकिन गोविंद तो जैसे एक डर की दीवार बनकर रह गया था। रामलाल ने सब कुछ भांप लिया था। एक दिन जब गोविंद शहर चला गया ऑफिस के सिलसिले में, तो हवेली में सिर्फ राधिका और रामलाल रह गए। दोपहर का समय था, बिजली गायब थी, और मौसम उमस भरा। रामलाल लुंगी बनियान में बरामदे में बैठा पंखा झल रहा था। राधिका पानी लेकर आई। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, और हल्का सूती साड़ी उसकी गीली त्वचा से चिपक रही थी। रामलाल ने एक नजर डाली, पर कुछ कहा नहीं। बाबूजी, ये लीजिए पानी। राधिका ने सामने रख दिया। अरे बहू, तू तो बहुत सेवा करती है। गोविंद की तो किस्मत खुल गई। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका हल्की सी हंसी के साथ बोली, किस्मत की बात तो आप भी करते हैं बाबूजी, लेकिन किस्मत ने सब कुछ दिया नहीं है शायद। रामलाल चौंक गया। उसकी नजरें राधिका की आंखों में टिक गईं। पहली बार किसी ने उससे इतने सीधे शब्दों में कुछ कहा था। राधिका की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक इशारा था। अगले कुछ दिनों में हवेली का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। राधिका और रामलाल के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कहीं हल्की मुस्कान, कहीं नजरों की चोरी। गोविंद को कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन उसे ये अच्छा लगता था कि बाबूजी और पत्नी अब अच्छे से घुल मिल रहे हैं। लेकिन राधिका के मन में एक और ही तूफान था। वो खुद से लड़ रही थी। क्या ये गलत है कि उसका मन उस इंसान की ओर खिंच रहा है जो उसका ससुर है? और रामलाल, वो भी अपने अंदर की आग को दबा रहा था, लेकिन हर दिन वो आग और भड़कती जा रही थी। एक रात गोविंद ने राधिका से पूछा, क्या तुम मुझसे खुश हो? राधिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो गोविंद, लेकिन हर अच्छा इंसान जरूरी नहीं कि अच्छा जीवन साथी भी हो।
गोविंद का चेहरा उतर गया। वो कुछ नहीं बोला, बस कमरे से निकलकर बाहर चला गया। राधिका की आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में जो खालीपन था वो और गहरा हो गया। अब हवेली में अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। दिन में सब सामान्य, लेकिन रातें बेचैन। एक दिन रामलाल ने राधिका से सीधा पूछ लिया, बहू तू खुश है इस घर में? राधिका ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, आप समझदार हैं बाबूजी, खुद ही समझ सकते हैं। रामलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल को राधिका चौंकी, लेकिन फिर उसने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों की नजरें मिलीं, और जैसे वक्त थम गया हो। बहू जो तू सोच रही है वो गलत नहीं है, रामलाल ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन सही भी तो नहीं है, राधिका ने जवाब दिया। कभी कभी सही और गलत से परे भी कुछ होता है, रामलाल ने कहा। उस रात हवेली की दीवारें कुछ नया सुन रही थीं। ऐसी बातें जो पहले कभी नहीं हुई थीं। रिश्तों की सीमाएं धुंधली पड़ने लगी थीं। राधिका के मन में भावनाओं का ज्वार था, और रामलाल के अंदर का मर्द फिर से जागने लगा था। रामलाल अब सिर्फ एक ताकतवर ससुर नहीं था, वो अब एक शिकारी बन चुका था। शांत, चालाक और हर मोड़ पर सोच समझकर कदम रखने वाला। वो जानता था कि राधिका अब उसके काबू में है। बस थोड़ी सी और आग चाहिए इस रिश्ते को भड़काने के लिए। एक शाम रामलाल नशे में था। थोड़ी देसी रखी थी। हवेली की पिछली ओर एक छोटा सा बाग था। वहीं बैठा हुक्का पी रहा था। राधिका पानी देने आई, हमेशा की तरह। बहू तू तो जैसे फूल है, लेकिन तुझे देखने वाला माली नामर्द निकला। रामलाल हंस पड़ा। राधिका थोड़ी झिझकी, बाबूजी नशे में आप? नशा तो तेरी जवानी का है, ये शराब तो बस बहाना है, रामलाल ने गहरी नजर से देखते हुए कहा। राधिका का चेहरा लाल हो गया। वो चुपचाप लौट गई, लेकिन अंदर से कांप रही थी। ये पहला मौका था जब रामलाल ने खुलकर अपनी नीयत दिखा दी थी। अब तक जो इशारों में होता था, अब वो शब्दों में आने लगा था। गोविंद अब ज्यादातर शहर में रहने लगा था। उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन के बाद एक नई ब्रांच का चार्ज दिया था। हर हफ्ते 2 दिन के लिए घर आता। राधिका, हवेली और रामलाल। राधिका को अब समझ आ गया था कि रामलाल का इरादा कुछ और है, लेकिन उसका अपना मन भी कोई बहुत पाका नहीं रह गया था। अकेलापन, भावनात्मक भूख और गोविंद की कमजोरी ने उसे ऐसा बना दिया था कि वो अब उस आकर्षण से खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक रात बारिश हो रही थी। हवेली की बिजली चली गई। रामलाल बरामदे में बैठा था, लुंगी में, बनियान भीग चुकी थी। राधिका किचन से मोमबत्तियां ले आई। बाबूजी ये लीजिए रोशनी। उसने मोमबत्ती सामने रखी। रामलाल ने मोमबत्ती नहीं, उसकी उंगलियों को थामा। बहुत ठंड है बहू, हाथ थोड़ी देर मेरे हाथों में रख ले, उसने धीमे से कहा। राधिका ने हाथ नहीं खींचा। बारिश की बूंदें जैसे उसकी अंतरात्मा को भी धो रही थीं। उस एक पल में मोमबत्ती की हल्की लौ में दोनों के चेहरों की परछाइयां मिल रही थीं। फिर अचानक रामलाल उठ खड़ा हुआ। भारी हाथों ने राधिका की कमर को थामा। राधिका की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये वो क्षण था जहां नैतिकता हार रही थी और वासना जीत रही थी। अगली सुबह हवेली शांत थी, लेकिन राधिका की आंखें नींद से नहीं, अपराध बोध से भरी थीं। उसने आईने में खुद को देखा और खुद से नजरें चुरा लीं। रामलाल अपने कमरे में मुस्कुराता बैठा था, जैसे एक जंग जीत ली हो। अब तू मेरी है बहू, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। राधिका खुद से लड़ रही थी। एक ओर उसका आत्मग्लानि से भरा मन, दूसरी ओर वो एहसास जो उसे गोविंद कभी नहीं दे पाया। अब रामलाल का असर उसकी सोच पर भी होने लगा था। रामलाल अब खुलकर बोलने लगा था। बहू तू चाहे तो तुझे ये हवेली की रानी बना दूं। इतनी किया गोविंद तो मेरा नाम भी नहीं ले सकता। बाबूजी पाप है ये सब, राधिका ने कहा। पाप तब होता जब तू मना करती। तू तो खुद भी चाहती है ये सब। रामलाल की आवाज में घमंड था। राधिका कुछ कह नहीं सकी। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब बन चुकी थी। अब रामलाल ने एक नई योजना बनाई।
वो चाहता था कि गोविंद राधिका को तलाक दे, ताकि वो उसे कानूनी रूप से भी अपने पास ला सके। उसने गोविंद के ऑफिस फोन करना शुरू किया, गुमनाम नंबरों से, और अफवाहें फैलाने लगा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ दिखती है। गोविंद अब परेशान रहने लगा था। वो राधिका से सवाल करने लगा, लेकिन राधिका ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक रात गोविंद ने कहा, राधिका, सच बता, क्या कुछ चल रहा है? राधिका ने उसकी आंखों में देखा, फिर पहली बार फट पड़ी। तुम्हारे साथ क्या चल सकता है गोविंद? तुम मर्द हो भी या नहीं? गोविंद को जैसे बिजली का झटका लगा। वो उठकर चला गया और राधिका वहीं फूट फूट कर रोती रही। दूसरे कमरे में रामलाल खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो जानता था उसकी योजना सफल हो रही थी। एक सुबह राधिका छत पर तुलसी को पानी दे रही थी, लेकिन उसका ध्यान दूर आसमान में कहीं भटका हुआ था। पास ही रामलाल अपनी दुपहिया कसरत कर रहा था। बनियान के नीचे उसकी मांसल काया पक्की के कैप्सने की बूंदों से चमक रही थी। वो जानता था कि राधिका देख रही है। बहू, देख रही हो ना, अभी भी जवानी कायम है, वो हंसते हुए बोला। राधिका ने नजरें फेर लीं, लेकिन मन वहीं अटका रहा। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। शरीर हटा सकता है, मन नहीं। गोविंद अब भी कभी कभी ही घर आता। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं। वो अब भी वही डरपोक, चुप्पा और भावहीन पति था। एक शाम जब वो घर आया, तो राधिका ने कोशिश की कि वो फिर से रिश्ता मजबूत कर सके। गोविंद, चलो कहीं घूमने चलते हैं, शायद कुछ अच्छा लगे, उसने पहल की। गोविंद ने सिर हिलाया। काम बहुत है राधिका, तुम समझदार हो, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। राधिका मुस्कुरा दी, कड़वाहट से। उसे अब यकीन हो चला था कि गोविंद से कोई उम्मीद रखना बेकार है। उस रात रामलाल ने राधिका को रसोई में रोक लिया। बहू, बहुत कोशिश कर ली तूने, अब खुद को मत रोक, उसने उसकी कमर थामी। राधिका ने हल्का प्रतिरोध किया, लेकिन रामलाल की पकड़ ने उसे थाम लिया। बाबूजी, ये सब गलत है, उसने धीमी आवाज में कहा। गलत वो होता है जो दिल नहीं चाहता। तू भी चाहती है, मैं भी। दुनिया की सोच को क्यों सिर पर ले रखा है? रामलाल की सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। राधिका की आंखें भीग गईं, शर्म, पछतावा और चाह की मिश्रित भावना से। महुआपुर अब चुप नहीं था। हवेली को लेकर अफवाहें फैलने लगी थीं। बहू और ससुर की नजदीकियां अब खेतों से चौपाल तक की बातें बन चुकी थीं। एक दिन रामलाल के पुराने दोस्त सुरेंद्र ने मजाक में कह दिया, अरे चौधरी, बहू तो बड़ी सेवा कर रही है इन दिनों, कहीं ज्यादा ही सेवा तो नहीं हो रही? रामलाल ने गुस्से में घूरा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी छाती फूल रही थी। अब वो छिपाना नहीं चाहता था। उसे अपनी मर्दानगी पर घमंड था। राधिका की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके अंदर एक तूफान था। एक ओर आत्मग्लानि, दूसरी ओर भावनात्मक तृप्ति। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और पूछा, क्या मैं सिर्फ एक औरत हूं या कुछ और भी? शरीर ने उसे कमजोर कर दिया था, पर अब आत्मा सवाल पूछने लगी थी। वो चाहती थी कि कोई उसे समझे, न कि सिर्फ भोगे। रात के खाने के बाद जब सब सो चुके थे, राधिका रामलाल के कमरे में गई। बाबूजी, एक बात करनी है, वो बोली। रामलाल मुस्कुराया। बोल बहू, तू अब सिर्फ नाम की बहू है, बाकी तो सब मेरा है। राधिका ने गहरी सांस ली। आपको क्या लगता है, मैं सिर्फ जिस्म से जुड़ी हूं आपसे? रामलाल थोड़ा चौंका। तू क्या कह रही है? मैं अब कुछ और चाहती हूं। एक पहचान, एक जगह, एक रिश्ता जो सिर्फ छुप कर ना हो। या तो आप मुझे सबके सामने स्वीकार करें, या फिर मुझे आजाद करें। रामलाल पहली बार चुप था। वो सिर्फ खेलना चाहता था, पर अब राधिका रिश्ते की बात करने लगी थी। ये खेल अब उसकी पकड़ से बाहर जा रहा था। गोविंद उसी रात अचानक वापस आ गया। उसे गांव में कुछ सुनाई दिया था और वो बेचैन हो उठा। जैसे ही वो अंदर आया, उसने राधिका को रामलाल के कमरे से निकलते देखा। राधिका, उसकी आवाज कांपी। राधिका पलटी और पहली बार बिना डरे बोली,
हाँ, मैं यहीं से आ रही हूं और अब छिपकर नहीं रहना चाहती। क्या मतलब? गोविंद का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं, और अब जब मैंने किसी को महसूस किया तो तुम पूछने चले आए हो। राधिका की आंखों में अब पानी नहीं था, सिर्फ आग थी। गोविंद का दिल बैठ गया। वो न तो लड़ सका, न ही कुछ कह सका। अगले दिन रामलाल ने पंचायत बुला ली। बहू चरित्रहीन है, इसने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है, उसने सबके सामने कहा। गांव वाले हैरान थे। लेकिन चौधरी, वो तो कह रही है कि आप। झूठ है। एक औरत जब मर्द को काबू नहीं कर पाती तो बदनाम करने लगती है। राधिका वहां खड़ी थी, सिर ऊंचा, आंखों में आंसू नहीं, बस चुपचाप सुन रही थी। पंचायत का फैसला था, राधिका को चौधरी हवेली छोड़नी होगी। गोविंद चुप था। राधिका ने अंतिम बार रामलाल की आंखों में देखा और कहा, आपने मुझे छूकर नहीं, तोड़कर छोड़ा है। राधिका अब गांव के एक कोने में शिव मंदिर के पास बने एक छोटे से घर में रहने लगी थी। वहां उसकी मदद एक विधवा स्त्री कमला दीदी ने की। कमला दीदी खुद भी जिंदगी के थपेड़े झेल चुकी थीं और उन्हें राधिका में अपनी जवानी की झलक दिखती थी। बहन, औरत जब टूटती है ना, तो फिर जुड़ती नहीं, वो नई बन जाती है। कमला दीदी ने एक दिन राधिका से कहा। राधिका ने सिर हिलाया। अब मैं सिर्फ राधिका नहीं, मैं अपनी जिंदगी की मालकिन हूं। वो अब मंदिर के पास एक छोटा पाठशाला चलाने लगी थी, जहां गांव की लड़कियों को पढ़ाती, सशक्त बनाती। दूसरी ओर हवेली में रामलाल अब पहले जैसा नहीं रहा। राधिका की गैर मौजूदगी ने उसे अंदर से खा लिया था। वो उसे भोगना चाहता था, लेकिन अब वो उससे बहुत दूर जा चुकी थी। उसकी मर्दानगी को जो तसल्ली राधिका देती थी, वो अब नशे, पान, व्यायामों और शरीर के बाजारों में भी नहीं मिल रही थी। एक रात जब उसने एक नौजवान लड़की को पैसे देकर बुलाया, वो उससे बात करते हुए अचानक राधिका का नाम ले बैठा। बहू, तू ही है ना? वो बड़बड़ाया। लड़की ने उसकी ओर घूर कर देखा। बुढ़ा कहीं का, दिमाग सड़ गया है तेरा। रामलाल गुस्से से कांप गया, लेकिन अंदर ही अंदर डर गया। अब उसकी कामना ही उसकी कमजोरी बन चुकी थी। राधिका की पाठशाला ने गांव में एक नई सोच की हवा बहा दी थी। लोग अब चौधरी हवेली को उतनी इज्जत से नहीं देखते थे जितनी पहले। कुछ औरतें धीरे धीरे अपने घरों से निकलकर राधिका के पास आने लगीं, अपने दर्द, अपमान और सपनों के साथ। एक दिन जब पंचायत का नया सरपंच चुना जा रहा था, गांव वालों ने कमला दीदी का नाम आगे बढ़ाया, राधिका के समर्थन से। रामलाल को ये बात नागवार गुजरी। औरतें अब राज करेंगी क्या? उसने गुस्से में पूछा। क्यों नहीं? एक बुजुर्ग महिला ने कहा। जब मर्द औरतों का शोषण करते हैं तब औरतों को ही आगे आना होता है। गोविंद इस बीच शहर में काफी बदल चुका था। अपने अफेयर की खबरें, ऑफिस की बदनामी और अंततः नौकरी से निकाला जाना, सब कुछ ने उसे तोड़ डाला था। वो अब वापस गांव लौटा, टूटे हुए आदमी की तरह। हवेली में घुसते ही उसने देखा, बाप पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। आंखें बुझी हुई थीं, चाल धीमी। राधिका कहाँ है? उसने पूछा। रामलाल ने थूक निकला। जिसे तू मर्द नहीं बना पाया, वो अब मर्दों को माफ करना सीख रही है। गोविंद उस रात राधिका से मिलने गया। शिव मंदिर के आंगन में जब राधिका और गोविंद आमने सामने खड़े हुए, एक लंबा सन्नाटा था। मैं हार गया राधिका, गोविंद ने कहा। तुम कभी लड़े ही कहाँ थे गोविंद? राधिका की आवाज शांत थी। अब अब भी कुछ बचा है हमारे बीच? उसने झिझकते हुए पूछा। राधिका ने कुछ देर सोचा। जो रिश्ता बिस्तर पर नहीं, आत्मा से जुड़ता है, वही सच्चा होता है। लेकिन हमारे बीच जो था, वो न आत्मा से था, न शरीर से। तो क्या मैं अब सिर्फ एक अजनबी हूं? नहीं, एक सीख, एक बीता हुआ सबक। गांव में अब रामलाल की दहशत खत्म हो चुकी थी। एक दिन पंचायत में एक विधवा महिला ने सामने आकर कहा, चौधरी रामलाल ने मेरे साथ भी जबरदस्ती की थी। मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं। धीरे धीरे औरतें एक एक कर सामने आने लगीं। रामलाल पर अब केस दर्ज हुआ। उसे गांव की अदालत ने सजा दी।
उसकी संपत्ति जब्त हुई। हवेली सरकारी स्कूल में बदल दी गई। हवेली के दरवाजे पर एक बोर्ड टंगा गया, चौधरी महिला शिक्षा केंद्र राधिका के नाम। राधिका अब गांव की नई आवाज बन चुकी थी। वह न केवल लड़कियों को पढ़ाती थी, बल्कि विधवाओं, तलाकशुदा और अत्याचार झेल चुकी औरतों को जीने की नई राह देती थी। एक दिन मंदिर में भजन के बाद जब कमला दीदी ने पूछा, अब आगे क्या राधिका? उसने मुस्कुराकर कहा, अब जीना है। किसी की बहू नहीं, किसी की बीवी नहीं, सिर्फ राधिका बनकर।